हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। हमने आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी एनुअल एग्ज़ाम के लिए, एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। साइंस सब्जेक्ट का शॉर्ट रिवीजन हम करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया रिडक्शन, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक है विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन एंड लाइट डीकम्पोजिशन। इन सभी टॉपिक के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, लेकिन जो बनने वाला नया पदार्थ है उसके गुणधर्म क्या हैं? अलग हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, ये है पदार्थ फर्स्ट और ये है पदार्थ सेकंड, और इससे हमें एक नया पदार्थ मिल गया। जो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो होते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमें नया पदार्थ मिलता है वो होता है उत्पाद। देखिए इसकी डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और इन्हें तीर के चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है। ये देखिए हमारा तीर का चिन्ह, और जो अभिकारक होते हैं उनको इस साइड में लिखा जाता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त होने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं और इन उत्पाद को हम तीर के निशान के बाईं तरफ लिखते हैं। अभिकारक को रिएक्टेंट और उत्पाद को प्रोडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारकों में कुछ परिवर्तन होते हैं और ये जो परिवर्तन होता है हमें उत्पाद जब बनता है तब देखने को मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपने दो गैस का रिएक्शन करवाया, लेकिन जब अभिक्रिया पूरी होती है तो आपको या तो उसकी सॉलिड फॉर्म मिलती है, मतलब ठोस अवस्था मिलती है, या फिर उसकी लिक्विड स्टेट मिलती है, मतलब द्रव अवस्था मिलती है। तो इसको बोला जाता है परिवर्तन। मतलब ये कि जब आपने रासायनिक अभिक्रिया करवाई, जब उसके भौतिक अवस्था में क्या था? भौतिक अवस्था अलग थी, लेकिन जब अभिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो आपको स्टेट मिलती है वो अलग मिलती है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो केवल पदार्थ की अवस्थाओं में हो, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, उसको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। मतलब ये कि बर्फ़ से पानी बना, बर्फ़ से पानी बना और पानी से भाप बनी, और भाप से वापस क्या बन जाता है? आपका जल बन जाता है। लेकिन तीनों के अंदर गुण किसके हैं? जल के हैं, H2O के हैं। ये आपके बदले नहीं, मतलब इनकी अवस्थाएं चेंज हो रही है,
लेकिन इनके जो गुण हैं वो वही के वही हैं, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे बहुत से हमारे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल होते हैं, डेली रूटीन में यूज़ वाले होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें होती है, चेंजेस होते हैं जो क्या होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये परिवर्तन कैसा है। तो अब तो आप अपने डेली जो रूटीन है आपका, डेली आपकी जो लाइफ है, उससे रिलेटेड करके चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अगर कोई चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है, लेकिन उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके जो रासायनिक गुण हैं, जो उसके अंदर के गुण हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? ये परिवर्तन कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। दूसरा आपका आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? अवस्था चेंज हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पदार्थ होता है उसके रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे आपको बताया जाए, देखिए ये दूध है, मिल्क, और ये हमारा दही है, कर्ड। अब ये मिल्क जो है लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और हमारा जो दही है वो भी हमारा द्रव अवस्था में है। मतलब इन दोनों की अवस्थाएं एक है, अवस्था में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसके गुण जो हैं अंदर के, उनमें परिवर्तन आ गया, उनमें चेंजेस आ गया। जो दूध है उसके गुण अलग होते हैं, दही के गुण अलग होते हैं, लेकिन परिवर्तन हो रहा है किससे? मिल्क से, कर्ड से। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाए, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ये दोनों परिवर्तन कब होते हैं? जब हम दो पदार्थों को आपस में क्या करवाते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं। तो जो नया पदार्थ बनता है उसके गुणों में क्या आता है? परिवर्तन आ जाता है। अगर उसकी अवस्था परिवर्तित होती है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और अगर उसके गुणों में परिवर्तन आता है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये देखिए, इन चीज़ों से आप समझ सकते हो कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन देखिए, पदार्थ नहीं बदलता है, अवस्था बदल जाती है। और रासायनिक परिवर्तन देखिए, पदार्थ भी बदलता है और उसके गुण भी बदल जाते हैं। यहाँ देखिए ये पेंसिल है, पेंसिल दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं? उसको क्या लिख नहीं सकते? उससे लिख सकते हैं। क्या उसके गुण चेंज हुए? नहीं चेंज हुए, अभी भी वो क्या है? पेंसिल है। ये मक्खन है, इसको कप में अगर डाल दिया या ज़मीन पे गिरा दिया तो भी क्या होगा? मक्खन ही होगा। मक्खन एक ठोस अवस्था में है, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया तो कैसा हो गया? द्रव अवस्था में हो गया। क्या इसके गुण चेंज हुए? तब भी क्या है? ये मक्खन ही है, तब भी ये क्या है? मक्खन है। अब देखिए रासायनिक गुणों के अंदर, ये हमारे पास लकड़ी है और इसको जब जला दिया, जलाने के बाद आप देखिए क्या हम इस लकड़ी को वापस से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, अब हम इसको वापस से प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ देखिए एक भगोने के अंदर हमने मैदा डाला, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें डाली, और अब हमने इसको क्या बना दिया? केक बना दिया। या केक बनने के बाद क्या ये सारी चीज़ें वापस से मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो आप शॉर्टली ये भी बोल सकते हो, ऐसा परिवर्तन जो वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है उसको क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन। और जो अपनी वापस मूल अवस्था में आ जाता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक समीकरण। हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, और रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर कर किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं?
रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक मैटर आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद हमें कोई न्यू प्रोडक्ट मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हमसे पूछा है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, जब भी दो पदार्थ आपके एक दूसरे से क्रिया करते हैं और क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं पदार्थों को जब उनके प्रतीकों से हम लिख दें, मान लो कि यहाँ हमने लिया है हाइड्रोजन, यहाँ हमने लिया है ऑक्सीजन और यहाँ हमारे पास बन के तैयार हो गया नया प्रोडक्ट क्या? जल। तो इन्हीं को इनकी प्रतीकों द्वारा अगर लिख दिया जाता है तो अब हम क्या कहेंगे? अब इसको हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास रासायनिक समीकरण है, मतलब केमिकल इक्वेशन है। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं रासायनिक समीकरण के। ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रही है। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? एमीन बना रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये देखिए कुछ है कि जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिनको हम यूज़ में लेते हैं। देखिए वो सिंबल क्या है? जैसे मान लो कि हमने कोई रिएक्शन करवाई है, कोई सॉलिड है हमारे पास, मान लो कि सोडियम है, तो सोडियम कैसा है? ठोस है, सॉलिड है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में S का सिंबल लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है? सॉलिड है। इसकी रिएक्शन अब हम करवाते हैं Cl से, और Cl क्या है? एक गैस है, क्लोरीन गैस है, तो इसके ब्रैकेट में हमने लिख दिया G। और इस पूरे से क्या बना है हमारे पास? NaCl बना है, NaCl बना है। और जो हमारे पास क्या है? एक लवण है। तो हमने क्या कर दिया? इनके सिंबल से इनको डिनोट कर दिया। तो ये सभी सिंबल हैं जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम यूज़ में लेते हैं। जैसे ठोस का सूचक होता है S, द्रव का सूचक होता है L, गैस का सिंबल होता है G। अगर कोई क्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसका सिंबल होता है एक साइड तीर का निशान। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जो वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आती है, उसके लिए हम ये लगाते हैं। ऐसा परिवर्तन जो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, उसके लिए हम ये लगाते हैं। ये होता है उत्क्रमणीय, ये होता है अनुत्क्रमणीय। अगर हमारे पास ये सिंबल है, इसका मतलब है कि जो भी रिएक्शन हुई है उसके अंदर कुछ ना कुछ अवशेप बनने का सिंबल है। गैस, अगर आपके पास इस तरह का सिंबल लास्ट में केमिकल इक्वेशन में दिखाई देता है तो इसका ये मतलब होता है कि गैस निकल रही है। और देखिए, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं होती है, जो हम आगे अभी टॉपिक में पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे KCl लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ऊष्मा निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। और अगर आपका -KCl लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी जो हीट है वो ऑब्जर्व हो रही है, और वो रिएक्शन कैसी है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर आपके तीर के निशान जो होता है उसके ऊपर ये निशान होता है तो इसका मतलब मीन होता है यौगिक को हम गर्म कर रहे हैं। और अगर किसी भी यौगिक के पीछे या किसी भी विलयन के पीछे एक Q लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कैसा विलयन है? जलीय विलयन है।
नेक्स्ट देखते हैं कि रासायनिक समीकरण हमने बना लिया। रासायनिक समीकरण बनाने के बाद उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कब कहेंगे, या संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है? तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पादों के परमाणु की संख्या समान होती है। देखिए यहाँ आपने नोट किया, परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स बोल सकते हो। तो अगर ऐसी केमिकल इक्वेशन जिनमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं, उनको बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसी रासायनिक समीक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पादों के परमाणु की संख्या समान होती है उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास एक रासायनिक समीकरण है। तो देखिए यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है का कितना, 4। ये 2 हमारे पास लिखा हुआ है 2H2, इक्वेशन लिखी है 2H2O प्लस O2 H2O। तो हम देखते हैं क्या परमाणु की संख्या समान है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। देखिए यहाँ पे सेम नहीं है, ना तो आपका हाइड्रोजन सेम है ना ऑक्सीजन, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। नेक्स्ट जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उसे देखिए, 2H2O प्लस O2 2H2O। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 4 है और ऑक्सीजन 2 है। देखिए हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, मतलब ये जो आपके पास समीकरण है वो आपके पास संतुलित रासायनिक समीकरण है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं या करना क्यों आवश्यक है। Why is it necessary to balance a chemical equation? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है और इस नियम के अनुसार अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान समान रहता है। ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी अगर उनमें क्रिया से पहले और क्रिया के बाद द्रव्यमान का मान अगर समान नहीं है, द्रव्यमान संख्या अगर समान नहीं है तो वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है और इसी पालना को ध्यान में रखते हुए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम परमाणु की संख्या समान करेंगे तभी द्रव्यमान संख्या का मान भी समान होएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब जो हमारा मोस्ट जो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको मोस्ट टॉपिक देखने को मिलेंगे वो सारे यही हैं। एग्ज़ाम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं अधिकतर इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के जितने भी प्रकार हैं उनकी रिएक्शन पूछी जाती है, उनको बैलेंस करना पूछा जाता है, उन रिएक्शन के नाम पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। फर्स्ट है हमारी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, जिसकी डेफिनेशन होती है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन के नाम से ही स्पष्ट होता है, संयोजन यानी जुड़ना। जब बहुत सारे अभिकारक जुड़ते हैं तो एक ही उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ देखिए A प्लस B हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या है, मैटर है और ये प्रोडक्ट बनाएंगे C, और C क्या बना रहे हैं, बिल्कुल सिंगल।
जैसे हमने एग्जांपल लिया, हम सोडियम प्लस क्लोरीन, इनकी रिएक्शन कराई, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, दोनों की रिएक्शन होने के बाद हमारे पास बनता है NaCl। NaCl बनता है और NaCl एक सिंगल प्रोडक्ट है, एकल उत्पाद है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल आप ले सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके H2O बनाते हैं। यहाँ भी देखिए, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक ही सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी के ही विपरीत होती है, जस्ट अपोजिट होती है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमें एक सिंगल अभिकारक लेना है, मतलब एकल अभिकारक हमने लिया और अभिक्रिया जब होती है तो ये क्या करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है और वो पदार्थ क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट की जब रिएक्शन होती है या उसका डिकम्पोजिशन होता है तो वो क्या करता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। यहाँ देखिए, ए हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है और डिकम्पोजिशन होने के बाद ये बी और सी प्रोडक्ट में टूट गया। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन होती है तो हमें दो प्रोडक्ट इसकी मिलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही देखिए, फेरस सल्फेट जो हमारे पास है, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है, वियोजन होता है, तो देखो ये तीन उत्पाद में बदल जाता है। मतलब हमें रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद तीन उत्पाद मिलते हैं। तो समझ में आ गया कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है, अपोजिट होती है। अगर संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं तो एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, और वियोजन में इसका उल्टा होता है, जब एक अभिकारक टूटता है तो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा जो टाइप है वो है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, लेकिन एक अभिकारक का जो एक तत्व होता है वो दूसरे अभिकारक के एक तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। लेकिन कौन करता है? जो ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास अगर हम जनरल मेथड में देखें तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है A और एक हमारे पास कंपाउंड है BC। A हमारे पास मोर रिएक्टेंट है कंपेयर टू B के, तो ये क्या करेगा? ये B को रिमूव कर देगा, मतलब उसको रिप्लेस कर देगा, और उसकी जगह कौन आ जाएगा? उसकी जगह आ जाएगा A। कहलाती है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे हमारे पास Zn है, जिंक, कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ देखना, ये जिंक अधिक क्रियाशील है, लेकिन किसकी तुलना में अधिक क्रियाशील है? कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो ये इसका स्थान ले लेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसने बना लिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। दोबारा समझिए दूसरे एग्जाम्पल से, Zn की रिएक्शन हमने H2SO4 से कराई, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक एसिड से कराई, तो ये Zn ज़्यादा क्रियाशील है किससे? H2 से। तो ये इसे रिमूव कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा, बोल देगा कि तेरी यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है यहाँ रुकने की। तो Zn उसकी जगह ले लेगा और H2 को बाहर निकाल देगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ये रिएक्शन कहलाती है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया।
आप इस अभिक्रिया को विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हो। विस्थापन क्यों? क्योंकि Zn जो है H2 का विस्थापन कर रहा है, Zn जो है वो कॉपर का विस्थापन कर रहा है। तो अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले तत्व को उस यौगिक से अगर विस्थापित कर दे तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है। जब दो अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ हमारे पास एक यौगिक है AB और एक यौगिक है CD। अब पहले हमने पढ़ा था कि जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास दो यौगिक हैं, जबकि हमने विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें केवल एक यौगिक था। तो यहाँ जब दो यौगिक हैं तो इनमें क्या होता है, आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है और वापस से अभिक्रिया जब पूरी हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, हमें दो नए यौगिक मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं? दो नए यौगिक मिलते हैं। देखिए अब हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और हमारे पास है सोडियम सल्फेट। यहाँ पे बेरियम और हमारे पास जो Na हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो नया यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास नया यौगिक बनेगा BaSO4 और NaCl। Na चला जाएगा Cl के पास और Ba चला जाएगा SO4 के पास। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बार विस्थापन हो रहा है। पहले Ba जाता है SO4 के पास और फिर Na जाता है Cl के पास, तो दो बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपस में क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। इस रिएक्शन में आपस में आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सो यानी बाहर निकलना, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट के साथ में ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो यानी बाहर निकलना, एक्सो यानी बाहर निकलना, लेकिन कौन निकलता है, थर्मिक। थर्मिक मतलब हीट निकलती है। तो ये जो हीट है, हीट निकल रही है किसी भी अभिक्रिया के अंदर, जब कोई उत्पाद बनता है तो उसके साथ हीट निकलती है, तो वो अभिक्रिया क्या कहती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब हमने कोई गैस है और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जल और आपकी थोड़ी सी एनर्जी भी बाहर निकलेगी। उस रिएक्शन से ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कोयले का दहन, अगर किसी भी कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऊष्मा निकलती है, मतलब गर्म हवा निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं। हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो आपको पता है काला काला धुआं निकलता है, और उस काले काले धुएं के साथ हमें गर्माहट भी महसूस होती है, वो क्या होती है, ऊष्मा होती है। और वो काला धुआं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो हमें कोयले का जब भी हम दहन करते हैं तो हमें ये दो चीज़ मिलती है। तो आप क्या बोल सकते हो, कोयले का दहन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखिए श्वसन जो अभिक्रिया होती है, हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, ये भी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें ऊष्मा कैसे निकलती है, देखिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कौन लेता है,
हमने ली और हमने छोड़ी क्या, हम लिक्विड भी छोड़ते हैं और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर से हीट भी बाहर निकलती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी क्या होती है? देखिए, संयोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप जब किसी को अपनी फिंगर से मारने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगी, लेकिन उसी को आपने क्लोज करके एक मुट्ठी बना ली और उसको मारने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा चोट लगती है। इसका रीज़न यही होता है कि जब भी बहुत सारी चीज़ें आपस में मिल जाती है तो उसमें से क्या होती है, उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है, उसकी शक्ति ज़्यादा हो जाती है। तो एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। दो पदार्थों के जुड़ने से एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। तो आपकी संयोजन अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती है या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं तो हीट बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो आपकी संयोजन अभिक्रिया जो है, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया जो है, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्माशोषी में हमें हीट निकलती है। कब निकलती है? जब कोई उत्पाद बनता है तो उसके साथ हीट भी निकलती है। लेकिन ऊष्माशोषी उसके विपरीत है, उसके अपोजिट है। अगर हमें कोई उत्पाद बनाना है तो ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों को ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, कुछ रिएक्शन है जो हम इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चूने पत्थर का अपघटन। चूने पत्थर का अपघटन, चूने पत्थर को बोला जाता है लाइमस्टोन। अपघटन यानी डिकम्पोजिशन। एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे चूना पत्थर है और इसको जब हमने थोड़ी सी हीट दी तो हीट देने से वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी। वहीं देखिए लेड नाइट्रेट को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हीट की नेसेसरी होती है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, वियोजन अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में भी उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया हमने स्टार्टिंग में पढ़ा और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। एक पदार्थ टूट जाता है तो क्या हो रहा है, तो वियोजन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घट रहा है या कमी हो रही है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है एंड हाइड्रोजन डिक्रीज हो रही है, उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड,
आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन सभी में ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, और ये सारी रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपचयन या हाइड्रोजनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। रिडक्शन केमिकल इक्वेशन, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, तो ऐसी रिएक्शन होती है रिडक्शन केमिकल इक्वेशन। ऑक्सीजन डिक्रीज होता है और आपका हाइड्रोजन इंक्रीज होता है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रही है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, आपका जल बन रहा है। तो कहीं किसी इक्वेशन के अंदर अगर आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो वो रिएक्शन आपकी कहलाती है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आपके पास ऐसी रिएक्शन है एक ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। यहाँ इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ये जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे केवल जिंक है, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो गया, ऑक्सीजन निकल रही है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये हो गया आपका अपचयन। मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ देखिए कार्बन है लेकिन यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, मतलब यहाँ आते ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, उपचयन रिएक्शन हो गई। तो उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होने की वजह से इस कंप्लीट रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस H2O। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, अपचयन रिएक्शन हो गई है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये आपकी उपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेडॉक्स इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए वियोजन, मतलब डीकम्पोजिशन जो होता है वो 3 तरीके से होता है। मतलब हमें अगर किसी भी मैटर को, किसी भी अभिकारक को, किसी भी रिएक्टेंट को अगर तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो 3 मेथड हमारे पास होते हैं उसको ब्रेक करने के, उसको डीकम्पोजिशन करने के लिए। या तो आप उसको ताप दो, मतलब टेम्परेचर दो, या आप उसको सनलाइट दो, प्रकाश दो, या फिर आप उसमें करंट फ्लो कराओ, विद्युत धारा प्रवाहित कराओ। अगर ये तीनों आप काम करते हो तो वो मैटर, वो रिएक्टेंट जो है आपका वो टूट जाएगा। तो ये 3 तरीके से होता है वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनाइट ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब हमने इसको हीट दी, हीट देने की वजह से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, बदल गया। मतलब ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा के कारण क्या होता है, वियोजन होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में यहाँ हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको बोला जाता है लाइमस्टोन। जब इसको हीट दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है।
कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विकलाइम, मतलब संगमरमर। आप नॉर्मली ये समझ सकते हो कि चूने पत्थर को जब बहुत ज़्यादा ताप दिया जाता है तो ये संगमरमर में बदल जाता है। और यहाँ पे चूना पत्थर कौन है? ये आपका जो लाइम स्टोन है, इसी को बोला जाता है चूना पत्थर। ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। और यहाँ पे CaO आपका जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत वियोजन। विद्युत धारा के कारण जो वियोजन होता है उसे कहा जाता है विद्युत वियोजन। जल का वियोजन, देखो मैं आपको जल का वियोजन समझाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हमने एक लगाया है एनोड और कैथोड। यहाँ इसके अंदर वाटर भरा हुआ है और जैसे ही, और अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया और जैसे इसमें विद्युत धारा बहती है तो ये जो H2O है ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इसमें H2+O2 में जो आपका H2 है ये प्लस का होता है, इसलिए ये चला जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के पास। और जो आपका ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर जो होता है नेगेटिव आवेश होता है, तो ये चला जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के पास। तो हम जल को तोड़ने के लिए या जल के अणु को तोड़ने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? विद्युत अपघटन काम में लेते हैं। अगर हमारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जल का विद्युत अपघटन जो होता है तो उसमें क्या होता है, तो आप उसका डायग्राम बना के उसके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के कारण होने वाला वियोजन। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हमने चाइना डिश के अंदर, चाइना डिश बोला जाता है, ये हमारे पास जो सिस्टम है इसको बोला जाता है चाइना डिश। और इस चाइना डिश के अंदर अगर हमने सिल्वर क्लोराइड को रख दिया, सिल्वर क्लोराइड AgCl को रख दिया और उसको सनलाइट में रख दिया हमने, मतलब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा ये Ag+Cl में क्या होगा? टूट जाएगा। मतलब AgCl का सूर्य के प्रकाश के कारण क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है। इसलिए हम AgCl को और AgBr को डार्क बोतल में बंद करके रखते हैं ताकि वो सूर्य के प्रकाश से क्रिया नहीं करें। तो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी आपके लिए सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो और अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।